आरकेएस मैथ्स ई कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी का मेरे चैनल पर फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 12 की अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की हमारी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका चौथा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं टेक्स्ट पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं अपने चैनल पर लगातार क्लास 10th की और 12th की इंग्लिश और 10th की मैथ्स इंग्लिश की वीडियो लगातार अपलोड करता हूं। और 12th की इंग्लिश जो आपकी दोनों बुक्स है फ्लेमिंगो और जो सप्लीमेंट्री रीडर हैं, उनके प्रत्येक चैप्टर के कठिन शब्दार्थ और उनका पूरा टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन और पूरी व्याख्या जो है समरी में आपके सामने लाइन टू लाइन रखता हूँ। आप मेरी वीडियो लगातार देखिए और तो आपको एकदम आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो क्लियर होगा। इससे आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत हेल्प मिलेगी और लाइन टू लाइन में आपको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूँ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है चौथा आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का, वो है द रैट ट्रैप। तो द रैट ट्रैप, यहाँ पर रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहा पकड़ने का जाल या पिंजरा जिसको अपने कहते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है एक प्रकार से, जो एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी भी है इसमें। तो हम इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ जो पूरा वीडियो देखिए, वो लाइन टू लाइन बिल्कुल मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, इसका अर्थ बताऊँगा और पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। और इसके साथ साथ कठिन शब्दार्थ उनको हाईलाइट भी करता हूँ मैं। तो आप और मीनिंग जो है इसके, मैं दूसरे वीडियो के साथ इसकी मीनिंग की लिस्ट और या फिर इसी वीडियो के बीच में मैं आपको इसकी जो लिस्ट है मीनिंग की वो भी अवेलेबल करा दूंगा। और जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं उनको मैं PDF भी सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर की और मीनिंग की। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में पहले यहाँ पर बताया। तो सेल्मा लैगरलॉफ 1858 to 1940 ये उनका जीवन काल है। वॉज ए स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages। तो यहाँ पर जो सेल्मा लैंगरलॉफ है वो एक स्वीडन के लेखक थे जिनकी कहानियाँ जो है वो बहुत सारी भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट की गई है। A universal theme runs through all of them। एक जो उनकी कहानी जो पूरी दुनिया में जो है वो रन करती है, चलती है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। A belief that the essential goodness in a human being, यानी उनके बारे में जो एक थीम चलती है वो ये है कि एक विश्वास या एक जो किसी व्यक्ति की आवश्यक अच्छाई होती है उसके अंदर पाई जाती है, वो किस प्रकार से being can be awakened थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि किस प्रकार से वो अपनी समझ और प्रेम की भावना से जो है वो अपने आप को जागृत करता है, अवेकन करता है और कैसे उसमें परिवर्तन आता है। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये कहानी जो है वो स्वीडन की जो माइंड्स हैं, वहाँ की जो खदानें हैं, उनके बीच में जो उभरती है एक प्रकार से। रिच इन आयरन और, जहाँ पर कि काफ़ी आयरन जो लोहा होता है उसके आवश्यक पाए जाते हैं। विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस राष्ट्र की जो है वो एक बहुत बड़ी जानी मानी जो है वो जगह है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन मैनर ऑफ ए फेरी टेल। तो ये जो कहानी है वो एक प्रकार से जैसे फेरी टेल अपने कहते हैं, यानी परियों की कथा के रूप में या कहानी के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। तो हम इसके पहले जो है वो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन टेक्स्ट। तो इसमें जो कुछ फ्रेजेज या टेक्स्ट, ये जो एक्सप्रेशन आए हैं उनके अर्थ चैप्टर के अनुसार क्या लिए गए हैं उनको पहले अपने देखते हैं। कीप्स बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो यहाँ पर कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है कि अपने मन मस्तिष्क को आदमी जो इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि वो अपनी आजीविका के लिए उतना ही कमाए जितना कि उसको आवश्यक होता है, उसके अलावा वो नहीं करे। तो इसलिए इसमें इस फ्रेज का, इस एक्सप्रेशन का इस प्रकार का मतलब इसमें रहेगा। हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज।
तो यहाँ पर वैसे ग्लीम का मतलब चमकना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, यानी उसमें भूख जो है वो स्पष्ट दिखाई देती थी, या उसमें भूख की जो वो साफ झलक मिलती थी। प्लॉट्स अलोंग द रोड, तो यहाँ पर प्लॉट्स अलोंग द रोड का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति या लोग जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, जो कुछ मांगने के लिए या कुछ बीनने के लिए। अनवांटेड जॉय, तो अनवांटेड जॉय का यहाँ पर अर्थ ये है कि इस प्रकार की खुशी या प्लेजर जो है वो किसी व्यक्ति को मिले जिसकी अपेक्षा उसने नहीं की हो। और इम्पिनेट्रेबल प्रिजन, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये लिया गया कि इम्पिनेट्रेट का मतलब होता है कि जिसको हम भेद नहीं सकें, यानी इस प्रकार का कार्य जो अपरिहार्य है, जिससे हमें बचना मुश्किल है, तो उसके लिए यहाँ पर इम्पिनेट्रेबल प्रिजन का अर्थ लिया गया। फिर नॉडेड अ हॉटी कंजेंट, तो यहाँ पर किसी बात की हामी भरना दम्भ के साथ, घमंड के साथ, यहाँ पर जो है वो इसका अर्थ ये बनेगा ईज्ड हिज वे। और ईज्ड हिज वे से मतलब है कि उसने इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी जो है वो बात रखी, या अपने मन में तय किया, उसने अपना रास्ता तय किया। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यहाँ पर इसका मतलब ये कि किसी विचार के द्वारा उस लाइन में या उस स्तर में ढल जाना, उस तरीके से ढल जाना, एक विचार मन में आए उसके अनुसार अनुसरण करके चलना, ये फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, तो यहाँ पर इससे मतलब है कि जब चीज़ें इस प्रकार से चलने लग जाए कि वो गड़बड़ होती जाए, बिगड़ती जाए, तब इसको कहते हैं थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल। ठीक है, तो अब हम इसका चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पर कहानी जो है चैप्टर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन, तो एक बार एक आदमी होता है, एक व्यक्ति होता है, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो हु वेंट अराउंड सेलिंग यानी वो घूमता था और छोटे छोटे पिंजरे बेचता था, चूहे पकड़ने वाले पिंजरे जो होते तार के बने, वायर के बने हुए रेड ट्रैप्स से वो बेचता था घूम घूम करके। तो ये यहाँ पर ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और ऑड मोमेंट्स का मतलब यहाँ पर है कि जिसको वो स्वयं जो है वो बुरी मेहनत से, यानी बिल्कुल उसकी परिस्थितियाँ हालांकि ऐसी नहीं थी, लेकिन वो उनको बड़ी मुश्किल से बनाता था, खुद बनाता था उनको। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन स्टोर्स, तो उस मटेरियल से या ऐसी वस्तुओं से, चीज़ों से, वो तारों वगैरह से बनाता था, जो वो या तो बेगिंग यानी मांग करके इधर उधर से लाता था, स्टोर्स वगैरह से, भंडार से, कबाड़ वगैरह से, और एट द बिग फार्म्स, या जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, कृषि फार्म, वहाँ पर जो है उनको कोई चीज़ें मिलती थी, वहाँ से ऐसी चीज़ों से बनाता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो ये काम धंधा था, बिजनेस था, वो विशेष रूप से स्पेशली प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब लाभप्रद नहीं था, उससे उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता था। सो ही हैड to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together, तो इसलिए क्योंकि उसका वो काम धंधा जो है वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं था, तो he had to resort to both begging and petty thievery। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसलिए वो रिसोर्ट का मतलब यहाँ पर है कि उसको अपने आप को डालना पड़ा किस चीज़ में, यानी वो जब उसका वो धंधा फायदेमंद नहीं था तो उसने अपने आप को एक ऐसे काम में लगा लिया जो क्या था, बेगिंग एंड पेटी थ्योरी। तो वो साथ में चूँकि मांगता था, ही साथ में छोटी मोटी जो है पेटी यानी छोटी मोटी, थीवरी का मतलब है यहाँ पर चोरी वगैरह भी कर करके और ये काम करने लगा। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी जीवन यापन चलाने के लिए उतना जितना भी उसको उसका जीवन यापन हो सके, आजीविका चल सके, इसलिए उसने ये काम धंधा शुरू कर दिया, उसमें अपने आप को डाल लिया। इवन सो, फिर भी हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स,
फिर भी उसके कपड़े तो हमेशा जीर्ण शीर्ण रहते थे, फटे हुए रहते थे, रैग्स। हिज चीक्स व संकन, और उसकी गालें जो है वो संकन यानी बैठी हुई, जैसे थके हुए व्यक्ति की होती है उस प्रकार से गालें उसकी थकी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और जैसे यहाँ पर ये फ्रेज पहले आई थी वो वाली बात यहाँ पर है कि उसकी आंखों से ही जो है उसकी भूख जो है वो, या उसका कि गरीबी अपने कह सकते हैं कि वो झलक जाती थी, प्रकट हो जाती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। तो यहाँ पर अपने ये कि किसी व्यक्ति के बारे में जो इस प्रकार का जीवन यापन करता है तो उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। मतलब ये कि कोई नहीं जानता था, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड, कि किस प्रकार से दुखों भरी या दर्द भरी, मोनोटोनस का मतलब है यहाँ पर जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, जिस प्रकार की उसकी जो एक ठहरी हुई जिंदगी थी, जीवन था वो। वैगेबॉन्ड का मतलब होता है जो इधर उधर सड़कों पर घूम करके, आवारा घूम करके बंजारों की तरह जो अपना जीवन यापन करता है, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था या कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि कोई उसके संपर्क में नहीं रहता था ज़्यादा। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो कि प्लॉट्स का मतलब यहाँ पर है कि प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, ये पहले फ्रेज आया था कि वो सड़कों के किनारे या गलियों में घूमता था। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत कुछ हम नहीं जान सकते कि क्या स्थिति है उसकी, कैसे जीवन यापन उसका चल रहा है। लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशंस, क्योंकि जब उसके कोई जानकार नहीं थे, परिचित नहीं थे, वो ज़्यादा बातचीत भी उससे कोई नहीं करता था, तो वो अपने आप को उसने जो है वो अपने विचारों में ही रहता था, गुमसुम रहता था। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर है वो सोच विचार में रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या हुआ, यही आदमी फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यानी एक विचार उसके मन में आया, एक सोचा उसने, एक कोई विचार जो है उसके, नया विचार उसके मन में आया। हालांकि उसका जीवन जो है बिल्कुल मोनोटोनस था, कोई परिवर्तन उसमें नहीं था, लेकिन एक दिन एक विचार उसके मन में आया, which really seemed to him entertaining, जो वास्तव में उसको सीम यानी उसको लगा ये एंटरटेनिंग, यानी काफ़ी उसको एंटरटेनिंग यानी काफ़ी आनंददायक लगा, उसको मज़ेदार लगा ये कि ये बात जो है काफ़ी परिवर्तन उसके ला सकती है जीवन में। He had especially naturally been thinking of his rat traps, वो स्वाभाविक रूप से चूंकि वो ये काम धंधा करता था तो नेचुरली एंड स्वाभाविक रूप से वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था, विचार तो उसमें कर रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, लेकिन उसी समय एक विचार, एक आइडिया स्ट्रक यानी उसके मस्तिष्क में कौंधा, एक विचार उसके मस्तिष्क में आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, यानी पूरी दुनिया के बारे में उसने जो है वो एक विचार उसने सोचा, उसने उस पिंजरे के बारे में, स्वाभाविक रूप के बारे में सोच रहा था। जब उसके विचार मन में ये आया, द होल वर्ल्ड इज इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, तो एक प्रकार की मिथोलॉजिकल या आध्यात्मिक सोच उसके मन में आई कि ये पूरी दुनिया किस प्रकार से, इसकी जो पूरी लैंड्स है, पूरी इसकी ज़मीन है या इसकी जो भूमि है पूरी, या पूरी दुनिया ये जो है, या समुद्र, इसके शहर गांव, सब कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा पिंजरा है, पिंजरे की तरह जैसे उसका पिंजरा था, क्योंकि उस पिंजरे के अंदर जो भी जानवर रहता है तो उसके लिए जो है वो पूरी उसमें बंध जाता है, उसके टेम्पटेशन में वो आ जाता है, उसके लुभावन में आता रहता है। उसी प्रकार पूरी दुनिया भी एक पिंजरे में बंद है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर purposes than to set beds for people, तो it had never existed for any other purpose, तो यहाँ पर इसने exist का मतलब होता है अस्तित्व ना, कि इसका जो अस्तित्व है never existed यानी any other purpose, दूसरा इसका कोई उद्देश्य जो है पर्पज हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या होता है than to set beds for people, कि ये जो पिंजरा है, ये जो दुनिया है वो एक व्यक्ति को बैट्स यानी एक लालच जो है एक इस प्रकार का देती है कि जिसके अंदर वो आदमी बनता जाता है दुनियादारी में, इस दुनिया में
एक प्रकार से अपने आप को बांध लेता है, अपने इच्छाओं में बांध लेता है, बैट्स में बांध लेता है, अपने लालच में बांध लेता है। इट ऑफर रिचेस एंड जॉयस, और फिर ये दुनिया क्या करती है, उसको रिचेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यानी धन संपदा उसको देती है, खुशियाँ देती है, जॉयस देती है, शेल्टर यानी रहने की जगह देती है, गुड फूड देती है, हीट एंड क्लॉथिंग देती है उसके लिए, उसको ऊष्मा जीवन की ऊर्जा जो है या कपड़े में उसको उपलब्ध कराती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक, और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे रैट ट्रैप के अंदर जो जानवर होता है उसको किस प्रकार से जो वो चीज यानी जो पनीर होता है या चीज से बनी वस्तुएं हैं वो उनको पिंजरे के अंदर मिलती है। एंड पॉर्क यानी पॉर्क यहाँ पर ये है कि सूअर का जो मांस होता है तो वहाँ पर उनको खाने के लिए देते हैं पिंजरे में जानवरों को। तो जिस प्रकार से उसको वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहती है उसी प्रकार से व्यक्ति अपने आप को पिंजरे में बांध लेता है और इस दुनिया में उसको इस प्रकार की चीज़ें मिलती रहती है और वो उसके अंदर जो है वो खुश रहता है अपने आप को। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, तो आगे वो बहुत ही अच्छी वैचारिक बात ये रखता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के टेम्पटेशन में या इस प्रकार के लोभ में टेम्प्ट में जो है वो जब बंध जाता है, टच में आ जाता है, उसके लालच में आ जाता है, बैट में आ जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो क्या कर लेता है वो इन सब चीज़ों में अपने आप को बांध लेता है, उसमें घिर जाता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम यानी अपने आप को वो इन चीज़ों में बांध लेता है, वहाँ पर बंद करके रह जाता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। मतलब उसका एक जीवन जो है वो उस चक्र में पड़ने के बाद जो है वो उसके आगे वो कुछ नहीं सोच पाता है। तो इस प्रकार की बहुत ही आध्यात्मिक सोच उसके मस्तिष्क में आती है। ये द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो यहाँ पर आगे ये बात उसके बारे में जो ट्रैप बेचता था उसके बारे में है कि दुनिया में उसको बहुत अच्छा जो है व्यवहार नहीं मिला था, यानी दुनिया उसके प्रति जो है वो काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, उसको दुख में दिन बिताने पड़े। ये सब अपने व्याख्या में कह सकते हैं कि उसके साथ दुनिया में अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। मतलब ये है कि उसके दिन जो है बहुत ही दुख में बीते। एंड सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, इसलिए जो है वो तो इस स्थिति ने उसको एक ऐसा विचार मन में पनपाने के लिए या लाने के लिए विवश किया कि वो अपने तरीके सोचेगा। तो अनवांटेड जॉय का मतलब है कि इस प्रकार की खुशी जो उसके लिए इन परिस्थितियों से उपजी, कि जो उसके मन में जो विचार आया वो था कि हाँ इससे जो है मैं इस दुनिया को जो है वो इसका जवाब दे सकता हूँ। तो उसके लिए अप्रत्याशित खुशी की बात होगी वो कि वो अपने तरीके से इस पे चलेगा। एक इल यानी यहाँ पर गलत विचार, यानी कुछ गलत करने का विचार उसके मस्तिष्क में आ गया, क्योंकि पूरी दुनिया से उसको जो है वो सुकून नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, इसलिए इल जो थिंकिंग उसके मस्तिष्क में आई। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम फॉर ऑफिस, और इस प्रकार से ये जो है उसके लिए एक उसमें बने रहने का या विचार मगन रहने का, चेरिश्ड का मतलब है कि मगन रहने का, उसके लिए जो एक पास टाइम बन गया, एक उसका समय निकालने का या पूरा उसका किस प्रकार से विचारों में उसका टाइम निकलता है ये उसके लिए एक उसका साधन बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, तो यहाँ पर ड्रीरी का मतलब है कि निरर्थक या ऐसे वेंडर करना, घूमना। प्लॉडिंग्स का मतलब है भ्रमण या सड़कों पर घूमना। तो जब वो निरर्थक या ऐसे ही घूमता रहता था, क्योंकि कोई निश्चित टारगेट नहीं होता है कहाँ क्या मिलने वाला है, तो वो इधर वेंडर करते रहते हैं। तो जब वो ऐसे घूमता रहता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves to be caught in dangerous snare, तो वो ऐसे लोगों के बारे में think of people ही नहीं, वो जानता था उनको कि जो लोगों ने जो अपने आप को इस प्रकार के खतरनाक
विचारों में डाल लिया था, या इस प्रकार की खतरनाक स्थिति के अंदर जो उन्होंने जब अपने आप को डाल लिया, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, या फिर जो है वो उन सभी लोगों के बारे में जो उसके चारों तरफ सर्कलिंग यानी घूमते रहते थे, दूसरे लोग भी जो इस प्रकार से मांगते थे या अपलोडिंग करते थे, घूमते रहते थे वहाँ पर, इस लालच में या इस बैट में, यानी उसके टेम्पटेशन में, उसकी लोभ में जो घूमते रहते थे, उनके बारे में वो सोचता रहता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक शाम को काफ़ी अंधेरे के समय जो है वो ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग, यानी वो अकेला जो है वो वहाँ पर घूम रहा था इसी पर बिना किसी काम से, एंड द रोड ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसको एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, उसकी दृष्टि में एक झोंपड़ी उसको दिखाई दी, ग्रे स्लेटी रंग की सी, एंड बाय द रोड साइड, यानी सड़क के किनारे बनी हुई थी, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क द शेल्टर फॉर द नाइट, तो उसने वहाँ जा कर के और दरवाज़ा नॉक किया और वहाँ जा कर के आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और ये कहा कि मुझे रात्रि के लिए जो है वो शेल्टर यानी शरण चाहिए उसको रात्रि ठहरने के लिए। तो ट्रजिंग का मतलब यहाँ पर यानी जो वो घूमते घूमते थक गया था एक प्रकार से, ऐसे व्यर्थ घूमते हुए, तो इस प्रकार वो शरण में यानी कुछ रात्रि विश्राम के लिए चाहता था, तो वहाँ पर गया उस झोंपड़ी में और खटखटाया उसे। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और फिर जब वहाँ उसने खटखटाया तो ये कि उसको कोई रिफ्यूज़ का मतलब मनाही भी नहीं हुई, जो वो चाहता था वैसा ही हुआ, उसको रिफ्यूज़ल नहीं मिला, उसको कुछ इनकार नहीं मिला। इंस्टीड ऑफ सोर फेसेस विच ऑर्डनली मैट हिम, तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात कही है कि कोई भी मांगने वाला, इस प्रकार व्यर्थ घूमने वाला व्यक्ति जब कोई दरवाजे पर आता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ से अंदर से जो लोग आते हैं उनके चेहरे पर जो एक प्रकार की सोर यानी काफ़ी कड़वी जो है वो चेहरे की उनकी झलक होती है, वो काफ़ी नाखुश नज़र आते हैं। विच ऑर्डनली मेट हिम, जो सामान्य रूप से उसके साथ होता रहता है, ऑर्डनली ऐसे ही होता रहता था, क्योंकि जो भी मिलता था वो काफ़ी नाखुश दिखता था, क्योंकि किसी भी मांगने वाले को या देख करके अक्सर लोगों के ऐसे चेहरे पर जो बनावट ऐसी हो जाती है। द ओनर, लेकिन वहाँ का जो मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, न उसके बच्चे थे न पत्नी थी वहाँ पर उसकी, अकेला था वहाँ पर। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लॉनलीनेस, तो लॉनलीनेस का मतलब अकेलापन। तो वहाँ पर उस व्यक्ति को क्या हुआ कि जब इसने वहाँ पर दरवाजे को खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला, तो वो खुश हुआ उसको देख करके, उसके चेहरे पर एक खुशी नज़र आई उसको, क्योंकि वो चूंकि अकेला था तो अपने एकांत लॉनलीनेस को यानी एकांतपन को ख़त्म करने के लिए, बात करने के लिए कोई उसके पास आ गया, तो ये उसके लिए खुशी का एक माध्यम हो गया। तो इस कारण से जो उसको अलग लगा कि मेरे साथ अक्सर ऐसा व्यवहार तो नहीं होता है, ये अलग प्रकार का एक जो बर्ताव उसको लगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज ऑन द फायर, तो जल्दी क्या किया, तो चूंकि अप्रत्याशित रूप से उस मेज़बान ने जो है उसका बहुत स्वागत किया मेहमान का। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, तो शीघ्र उसने क्या किया, उसके लिए पॉरिज यानी दलिया उसके लिए जो है वो आग पर रखा यानी पकाया उसके लिए, एंड गैव हिम सपर, और उसको रात्रि भोज कराया बहुत खुश होकर के। तो अब मैं आपके लिए जो यहाँ पर मीनिंग की पूरे चैप्टर की जो लिस्ट है वो प्ले करता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे का भाग पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ की लिस्ट, तो काफ़ी मीनिंग है इसके अंदर, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, थंबनेल पर मेरे नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ से जो है वह आप मेरे व्हाट्सएप से संपर्क करके इसकी PDF चाहिए तो वो बच्चे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मीनिंग जो आप रोज़ाना 10 मीनिंग याद कीजिए, मैंने पहले की वीडियो में भी लगातार आपको कहा है
कि इंग्लिश यदि आप सुधारना चाहते हैं तो 10 मीनिंग रोज़ाना आप याद किया करें, एक आदत बना लें। तो इस प्रकार से इसके सारे कठिन शब्दार्थ जो है वो बीच में इनके हिंदी के इंग्लिश के जो समानार्थी शब्द है वो भी दे रखे हैं, तो आप मीनिंग ज़रूर याद कीजिए। और यहाँ पर लास्ट में जो है वो इसके और जो तथ्यात्मक जो अर्थ है वो भी इनके दे रखे हैं। तो काफ़ी मीनिंग है इसके अंदर, आपको मीनिंग याद करनी चाहिए। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 60-70 के करीब इसमें मीनिंग है। तो यहाँ पर 62 मीनिंग की जो लिस्ट है ये मैंने पूरी प्ले कर दिया आपके लिए। मीनिंग ज़रूर याद करें, अपनी कॉपी में नोट करें, और मीनिंग लर्न होने के बाद यदि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको मीनिंग और याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, अब चलते हैं वापस टेक्स्ट पर। तो उसको अच्छा खाना खिलाने के बाद देन ही कार्व्ड ऑफ अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। तो उसके पास जो तंबाकू का रोल था उसमें से उसने एक बड़ा टुकड़ा काटा, उसमें से एक स्लाइस यानी उसका एक बड़ा टुकड़ा उसने काटा। दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओवन, ताकि वो जो अजनबी आदमी उसके पास आया था, जो रेड ट्रैप बेचने वाला, वो और उसके लिए जो है वो अपने पाइप में तंबाकू का जो है वो उसका सेवन करने के लिए या स्मोक करने के लिए जो पर्याप्त हो इतना टुकड़ा उसको काट कर दिया, खुद भी रख लिया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। और ये सब होने के बाद सोने से पहले उसने अंततः जो है वो एक पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब है कि ताश की एक जो है वो गड्डी उसने निकाली ताश के पत्तों की, एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल द बेड टाइम। और फिर वो दोनों खेलते रहे। ये जॉलिस जो यहाँ पर एक गेम का नाम है जो वहाँ पर स्वीडन में खेला जाता होगा, और सोने गए तब तक, बेड टाइम तक वो खेलते रहे। तो यहाँ पर बच्चों आज जो हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप इसको वीडियो को पूरा सुनिए और लाइन टू लाइन पूरी इसकी जो हिंदी अनुवाद और एक्सप्लेनेशन है उसको अपने मन में बैठाने की कोशिश कीजिए। और अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को 2-3 बार सुनिए ताकि आपको टेक्स्ट पूरी तरह अच्छी तरह याद हो जाए। मैं आपको इस चैप्टर के 2 भाग और बनाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पूर्ण करेंगे। आप पूरा सुनिए और अच्छी तरह लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।